हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा बात करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक क्या होगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो है क्लास 10th और चैप्टर हमारे पास होगा सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक। पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आज जो हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले हैं वो बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का चैप्टर जिसका नाम होगा केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक। अब एक एक करके अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हमारी जो आज की क्लास होने वाली है उसमें टॉपिक क्या क्या होगा। एक हम पढ़ेंगे भाई भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। सेकंड, जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है, इसके कुछ फंक्शन, इसके कार्य क्या क्या होंगे उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा एक इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साख नियंत्रण के विभिन्न उद्देश्य। कि साख नियंत्रण के उद्देश्य क्या होते हैं। अभी तो आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा सर ये साख नियंत्रण क्या है ना। खैर उसकी बात, अभी उद्देश्य की बातें छोड़ो। अभी फिलहाल हम बात करेंगे अपने भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे ये ना पता हो कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने भारतीय रिजर्व बैंक ना सुना हो तो आप सभी ने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में तो बेटा आप सबने सुन रखा होगा। और यही हमारा टॉपिक है और यही हमारा चैप्टर है। फिर से बता देता हूं, आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज आरबीआई। ये आरबीआई क्या है और इसके फंक्शन क्या क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। आरबीआई और उसके फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखो थोड़ी सी बात करते हैं। देखो हमारे पास अगर मैं बैंकों को डिवाइड करने में लग जाऊं कि कितनी तरह के बैंक होते हैं तो हजारों तरह के बैंक होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम समझने के हिसाब से बात करें तो बैंकों को नॉर्मली अगर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूं तो दो तरह के बैंक बेटा हमारे पास होते हैं। जो हमारे बैंक हैं उन्हें अगर मैं कैटेगराइज करूं, उन्हें बेटा मैं दो भागों में विभाजित करूं तो मैं दो तरह के बैंक बोल सकता हूं। एक मैं बोलूंगा बेटा देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक जिसे हम बोलते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरे बेटा हमारे पास होते हैं वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। यानी कि बैंकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक केंद्रीय बैंक और एक वाणिज्यिक बैंक। तो ये भी हमारा एक टॉपिक है जो वाणिज्यिक बैंक है बेटा, इसकी भी हम बातचीत करेंगे अभी, है ना। देखो स्क्रीन पर थोड़ा सा साफ साफ नहीं लिखा जाता, इसके लिए बेटा मुझे माफ कीजिएगा। एक केंद्रीय बैंक और एक हमारे पास क्या होता है बेटा वाणिज्य बैंक। और जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है, केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। देखो हमारे देश के अंदर जो एक सर्वोच्च बैंक होता है, एपेक्स बैंक होता है, जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, उस ही बैंक को बोला जाता है बेटा देश का केंद्रीय बैंक और जिसका नाम क्या है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई रिपीट, हमारे देश में जितना भी ये बैंकिंग सिस्टम है, इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए, इस पूरी बैंकिंग प्रणाली को मैनेज करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक इनके ऊपर एक स्पेशल बैंक का निर्माण किया गया, एक स्पेशल बैंक को रखा गया। वो बैंक क्या करेगा, सारे बैंकों को नियंत्रित करेगा। यानी कि जितने भी बैंक हैं उस सब बैंकों के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना, पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना। और दूसरा काम क्या होता है, देश में मुद्रा का निर्गमन करना। यानी कि जो हमारे देश में नोट इशू किए जाते हैं वो भी कौन करता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे घबराना मत,
इसे ही केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक बोला जाता है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है, क्या नाम है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। आरबीआई क्या है बेटा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक को किस नाम से बोलते हैं बेटा हम लोग? आरबीआई के नाम से। आरबीआई क्या होता है? आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो पूरे के पूरे बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है बेटा? नियंत्रित करता है। आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक है जो हमारी संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है भाई? नियंत्रित करता है और हमारे देश में मुद्रा का निर्गमन करता है। इतनी अगर आप डेफिनेशन लिख देते हो, इट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है। फिलहाल देखते हैं हमने नोट्स में क्या क्या लिखा है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, रिजर्व बैंक की अगर सिंपल सी मैं डेफिनेशन परिभाषा पर जाऊं तो हमने लिखा देश का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है बेटा? सर्वोच्च बैंक होता है। केंद्रीय बैंक देश में सर्वोच्च बैंक है और जो देश में संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो केंद्रीय बैंक क्या है? देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है। और इसके बारे में कुछ और छोटी छोटी सी बातें करें, इसके थोड़े पॉइंट समझने की कोशिश करें तो बता रखा भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है या मौद्रिक संस्था है। आरबीआई की स्थापना कब हुई बेटा? 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा की गई। कहो सर 35-34 क्या है बेटा? आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1935 में, और इसके लिए जो कानून बना था, जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम का नाम है आरबीआई अधिनियम 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसका निर्माण कब किया गया? 1935 में। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो बेटा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है 1935 के अंदर। कौन से अधिनियम के तहत की गई? आरबीआई अधिनियम 1934। मेरे साथ साथ बोलो, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई है। तीसरा, आरबीआई विदेशी रिजर्व बैंक वो लिखा है आरबीआई विदेशी रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक, ऋण नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। ये सारे फंक्शन है बेटा आरबीआई के, ये सब आरबीआई के काम है कि आरबीआई क्या क्या काम करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक भी है, आरबीआई सरकार का बैंक भी है, आरबीआई क्या करता है? ऋण पर नियंत्रण भी करता है। खैर इसकी बात हम लोग डिस्कस थोड़ा सा आराम से करेंगे, डीपली बहुत आराम के साथ में समझेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया है आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? मैं फिर से बोलूं, आरबीआई क्या है? देश का सर्वोच्च बैंक है, ये देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई। इसकी स्थापना भारतीय यानी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। अब मेरे साथ साथ अपने मन में ये 5 पॉइंट बोलो और बताओ कि क्या आपको ये 4-5 पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए। अगर आरबीआई के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो क्या आप 5 लाइन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अगर लिख पाओगे तो साथ में कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हम 5 लाइन लिख सकते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई। आरबीआई देश का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई देश में मुद्रा का निर्गमन करता है। निर्गमन मींस इशू करता है, देश में मुद्रा को छापने का अधिकार रखता है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये तो ही बेटा आरबीआई के बारे में थोड़ी सी बातें। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसे की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आरबीआई के बारे में इतनी बातें आई थिंक आपको पता लगी होंगी। आरबीआई के बारे में इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से बताओ कि आज इतनी बातें समझे कि नहीं समझे। अगर समझ गए तो जरूर कमेंट करके मुझे एक बात बता देना बेटा। अब आते हैं आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कार्यों के बारे में कि जो आरबीआई है इसके फंक्शन क्या क्या है, ये क्या क्या काम करता है देश के अंदर। पहला काम है आरबीआई का, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो है नोटों को जारी करना। भारत में जितने भी नोट छापे जाते हैं एक्सेप्ट 1 रुपये नोट, भारत में जितने भी नोट छापे जाएंगे 1 रुपए के नोट को छोड़कर, वो कौन छापता है बेटा? हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भारत में नोटों का निर्गमन कौन सा बैंक करता है? भारत में नोटों का निर्गमन कौन सा बैंक करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, या आप इसे केंद्रीय बैंक भी बोल सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आरबीआई को देश का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है।
तो देश में नोटों का निर्गमन कौन करता है भाई? आरबीआई करता है। अब बारी है सर कौन से नोटों का निर्गमन करता है कि भैया 1 रुपए के नोट को छोड़ दो। अब कुछ कहोगे सर ये 1 रुपए का नोट कौन छापता है? फिर बेटा 1 रुपए का नोट छापता है हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बेटा, वित्त मंत्रालय है, 1 रुपए का नोट छापने का अधिकार है देश के वित्त मंत्रालय के पास, यानी कि भारत सरकार के पास आप बोल सकते हो। 1 रुपए के अलावा बाकी जितने भी नोट छापे जाते हैं वो कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बारी है कि क्या सर आरबीआई जो सारे नोट छापता है वो अपनी इच्छा अनुसार कितने भी नोट छाप सकता है? नहीं बेटा। पहली बात, जब भी आरबीआई को कुछ नोट छापने होंगे तो उसके लिए सरकार की सलाह की आवश्यकता होती है, सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है। बिना गवर्नमेंट परमिशन के आरबीआई नोटों का निर्गमन, नोटों की छपाई नहीं कर सकती। बारी फिर कैसे करती है, इसका नियम क्या है? देखो वैसे तो बेटा नोटों छापने के बहुत बड़े नियम है, किसी दिन आराम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब आपसे बातचीत होगी डायरेक्टली तब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन फिर भी छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ पर क्या है, एक न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पर। फिलहाल नोटों को छापने के लिए क्या होता है बेटा? मिनिमम रिजर्व सिस्टम अप्लाई किया गया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? इस प्रणाली, देखो मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देता हूं, इस प्रणाली के तहत 1957 से रिजर्व बैंक सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखता है, जिनमें से कम 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। इस 200 करोड़ रुपए की धनराशि को रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से कितनी भी मुद्रा को छाप सकता है, हालांकि उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इन शब्द को समझेगे नहीं समझे? 1957 से पहले जो कानून चलता था, जो नियम चलता था, उसे गोली मारो। हम आज की बात करेंगे। आज के समय में अगर आरबीआई को नोट छापने हैं तो उसे पहले 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखना होगा। याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये सिस्टम क्या कहता है कि अगर आरबीआई को नोटों की छपाई करनी है, नोटों की प्रिंटिंग करनी है, मेरे एक एक शब्द की वैल्यू बहुत ध्यान से समझना। अगर आरबीआई को नोटों की छपाई करनी है, नोटों की प्रिंटिंग करनी है, तो आरबीआई क्या करेगा? नोटों की छपाई करने के लिए सबसे पहले अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखेगा, और इस 200 करोड़ रुपए के रिजर्व में से 200 करोड़ रुपए के रिजर्व में से कम 115 करोड़ रुपए का क्या होगा? सोना। 200 करोड़ रुपए के रिजर्व में से 115 करोड़ रुपए का क्या रखा जाएगा बेटा? सोना रखा जाएगा। और बाकी का जो बचा भाई 115 से लेकर बचा कितना? 85 करोड़, 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है उसे रखेगा अपने पास। तो पहले उसे नोट छापने से पहले अपने पास एक रिजर्व रखना होगा, एक रिजर्व बनाकर रखना होगा, एक छोटा सा भंडार करना होगा मुद्रा का। 200 करोड़ रुपए का अपने पास रिजर्व रखेगा, उसमें सोना होगा, विदेशों की मुद्रा होगी, उन दोनों को रखने के बाद अब वो नोटों को छापेगा। बारी सर कितने छाप सकता है? जितने चाहे उतने छाप सकता है, कुछ पर लिमिट नहीं है, बट भारत सरकार की अनुमति लेने के पश्चात, जितने भारत सरकार उसे अलाउड करेगी। एक बार मैंने आपको बताया भी था कि नोट ज्यादा क्यों नहीं छाप सकते, इसके बारे में डिस्कस कभी आराम से करेंगे। दूसरा काम क्या बेटा? भारत सरकार का बैंक। दूसरा आरबीआई का काम है बेटा, ये भारत सरकार के बैंक के रूप में भी काम करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट के सलाहकार के रूप में भी कार्य करना है। तो सुनो बेटा ध्यान से, भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं या केंद्रीय सरकार है, इन सभी सरकारों का अकाउंट, खाता कहां खुला होता है? आरबीआई के अंदर। जैसे बेटा मेरे और तुम्हारा खाता होता है, हमारा खाता आरबीआई में नहीं खुलता बेटा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं उसमें जाकर कहूं भैया मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मेरा अकाउंट खोल लो अपने यहाँ पर, तो आरबीआई मेरा अकाउंट खोलने से मना कर देगा। आरबीआई का हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके पास 5 करोड़ है, चलो आपको प्रणाम कर सकते हैं, हम आपको चाय पिला सकते हैं। मैंने कहा 50 करोड़ है, कहेंगे चलो कॉफी पिला सकते हैं। मैंने कहा 5000 करोड़ है मेरे पास, अब खाता खोल लो, कहेंगे नहीं भाई हम आपको प्रणाम करते हैं। आरबीआई आम जनता का खाता अपने यहाँ पर नहीं खुलवाता, यानी कि मैं कितना भी पैसा क्यों ना हूं, मैं टाटा बन जाऊं, बिरला बन जाऊं, या टाटा बिरला को जोड़कर कि हिरला बन जाऊं, तब भी बेटा मेरा अकाउंट आरबीआई के अंदर नहीं खोला जा सकता है। लेकिन जितनी भी सरकार होती हैं, चाहे वो रिजर्व यानी कि चाहे वो केंद्रीय सरकारें हों,
चाहे वो राज्य सरकारें हों, हर एक सरकार का अकाउंट आरबीआई के अंदर होता है। हर एक सरकार का अकाउंट आरबीआई के अंदर होता है। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग के कार्य को करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति के संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो भाई, नहीं समझ रहे हो? यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सारे की सारी सरकार को सलाह भी देता है कि भैया आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। यानी कि जो आरबीआई है ये सरकार का भी बैंक है। जब सरकार के पास पैसे आते हैं तो वो कहाँ जमा कराते हैं? आरबीआई में। सरकार को लोन लेना पड़ता था, कहां से लेते हैं? आरबीआई से। सरकार को कोई सलाह लेनी है, किससे लेगी? आरबीआई से। तो ये आरबीआई का एजेंट भी है, आरबीआई का सलाहकार भी है और सरकार का सलाहकार भी है, सरकार का एजेंट भी है और ये सरकार के लिए बैंक के रूप में काम भी करता है। यानी कि सरकार के पैसे को जमा भी करता है और सरकार को आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी प्रदान करता है। बताओ मेरी इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो जरूर बताओ एक बार कमेंट करके कि हाँ सर समझ रहे हैं हम आपकी बात को। तीसरा, बैंकों का बैंक। जो आरबीआई है ये बैंकों का बैंक है। कहोगे सर बैंकों का बैंक का मतलब क्या हुआ? बेटा जैसे हमारा बैंक है, हम अपने बैंक के साथ क्या करते हैं? अपना पैसा कहाँ जमा कराते हैं? अपने बैंक के अंदर। उन्हें बोलते हैं बेटा वाणिज्यिक बैंक, जिसमें हम पैसे जमा कराते हैं। तो हम अपना बैंक कहाँ पैसे कहाँ जमा कराते हैं? अपने वाणिज्यिक बैंक के अंदर। वैसे जो बैंक है, जितने सारे बैंक है बेटा, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा पीएनबी, है ना? सभी ने सुन रखा होगा नाम शायद इसका। पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, नाम सुना कि नहीं सुना? आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक हैं, इन सबके नाम सुन रखे होंगे। ये सारे के सारे बैंक अपने पैसे को कहाँ रखवाते हैं? जो बचा हुआ इनका पैसा होता है बेटा वो कहाँ डिपॉजिट करते हैं? आरबीआई के अंदर। और जब इन बैंकों को लोन की जरूरत पड़ती है तो किससे मांगने जाते हैं? ये आरबीआई से। इसका मतलब जो जितने भी सारे बैंक हैं इन सब बैंकों के पैसे कहाँ जमा होते हैं? आरबीआई में। इन सभी बैंकों को लोन कहाँ से मिलता है? आरबीआई से। इसका मतलब आरबीआई क्या हो गया? जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये क्या हो गया? ये तो भैया बैंकों का भी बैंक हो गया। ये तो बैंकों का भी बैंक है। इसका मतलब ये तो बैंकों को भी ऋण देता है, ये तो बैंकों को भी अपने यहां पर पैसे जमा करवाता है। तो ये सरकार का भी बैंक है, ये बैंकों का भी बैंक है। बात को समझ रहे हो बेटा? इतनी जल्दी से बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर समझ में आएगा तभी अगली क्लास अपलोड करूंगा। आपको समझ में नहीं आया तो फिर अपलोड करने का फायदा क्या है? चाहे एक ही बच्चा देख रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं या समझ में नहीं आ रही हैं। चलो जी नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। क्रेडिट का नियंत्रक। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्रेडिट का भी नियंत्रक है। कौन सा? क्रेडिट का नियंत्रक का मतलब क्या हुआ? यानी कि बेटा साख नियंत्रण। इसे हिंदी में वैसे नॉर्मली साख बोला जाता है। साख, साख मतलब होता है तरह से उधार, ऋण। हमारे देश में कितना बैंक दूसरे हम लोगों को लोन देंगे? जितने भी हमारे देश के सारे वाणिज्यिक बैंक हैं, जैसे मैंने आपको बोला था, ये पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ फड़ौदा है, बैंक ऑफ धमकाना सिमकाना, जो भी सारे बैंक हैं वो सारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं बेटा, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो जो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं ये हम लोग को क्या देते हैं? लोन देते हैं। बट हम लोगों को कितना लोन मिलेगा, ये बैंक कितना हमें लोन दे सकते हैं, इसका भी नियंत्रण करने का काम कौन करता है भैया? आरबीआई। आरबीआई समय समय पर नई नई पॉलिसी बनाकर, नई नई नीतियों को बनाकर ये बाकी बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं कि वो हमें कितना उधार दे सकते हैं, कितना उधार नहीं दे सकते। ठीक है? अब कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई ज्यादा उधार देने से हमारे देश के अंदर ज्यादा पैसा आ जाएगा और ज्यादा पैसा आना देश के लिए खतरनाक होता है। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कभी आराम के साथ में। तो देश में क्रेडिट यानी कि उधार का नियंत्रण कौन करता है? देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का काम क्या है भाई? हमारे देश में उधार को नियंत्रण करना। बोला का भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। इसका उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह देश में प्रभावी रूप से ऋण को नियंत्रित करने के विनिमय करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीक का व्यापक उपयोग करता है। वो बहुत सारी बातें छोड़ो, फिलहाल सिंपल समझ जाओ कि भैया ये देश के अंदर ऋणों को नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसके लिए दो तरह के उपाय होते हैं, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। उसकी चर्चा हम थोड़ी आराम से करेंगे, पूरा टॉपिक के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई?
तो ये तो हुए भी, एक और हमारे पास बच रहा है विदेशी मुद्रा का संरक्षण। यानी कि जितनी भी विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ पर आती है उसका भंडारण, उसका संरक्षण, विदेशी मुद्रा समझते हो बेटा, जो विदेशों दूसरे देश के नोट होते हैं, उन दूसरे देश के नोटों का भंडारण, संरक्षण कौन करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम जितना भी सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद जो हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है, विदेशी मुद्रा का भंडार, वो सब कहाँ पर होता है? आरबीआई के अंदर होता है। क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा होगी उसी के अनुसार हमारे यहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू लगाई जाती है। जैसा आपने कभी सुना होगा ना कि जो $1 है वो कितना हो गया? 80 रुपए के बराबर हो गया। सिर्फ मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, 76 रुपए 74 रुपए जो भी कुछ है, $1 बराबर 80 रुपए हो गया। ये किस पर डिपेंड करता है? कि हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है। तो विदेशी मुद्रा के भंडार को कौन सुरक्षित करता है? किसके पास रखा जाता है विदेशी मुद्रा का भंडार? जो बाकी के डॉलर हैं, चाइना का जो उनकी करेंसी है, ठीक है, जापान की जो करेंसी है, या फिर जो आपके पास अरब देश है, दिनार वगैरह जो करेंसी है, ये सारी करेंसी का भंडार किसके पास रखा होता है? हमारे यहाँ के विदेशी विनिमय, उसे बोलते हैं विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का भंडार किसके पास होता है? हमारे रिजर्व बैंक के पास होता है। अन्य कार्य, इसके और भी बहुत सारे कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्य बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है भाई। जैसे ये नाबार्ड की स्थापना करता है, ठीक है, व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री करता है, मतलब और तो बहुत सारी चीजें बेटा इसके अंदर है ही। उनकी चर्चा खैर हम आराम के साथ में करेंगे। फिलहाल हमने क्या किया? आज हमने किए हैं आरबीआई और उसके प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा। आरबीआई के विभिन्न और प्रमुख कार्य के बारे में चर्चा की। पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या आपको आज आरबीआई के कुछ फंक्शन समझ में आए या समझ में नहीं आए। अगर आपको आरबीआई के कुछ फंक्शन समझ में आते हैं तो कल हम एक नेक्स्ट क्लास और लेंगे जिसमें हम आरबीआई के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। चलो, अब ये आपका काम है। आप अगर आगे पढ़ना चाहते हो, आपको समझ में आता है, आपको लग रहा है कि हाँ हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, तब आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको आगे की क्लास भी लूँगा। उसके अलावा ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो चाहे हमारे विद्यालय का हो या किसी और विद्यालय का हो, अगर उसे इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे और मैं आपके पास इस नोट्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगा हिंदी में। अगर किसी के पास इंग्लिश में है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके पास पीडीएफ इंग्लिश माध्यम में भी सेंड कर दूंगा। चलिए भाई, ये मेरा कार्य था आपको पढ़ाना। अब आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें। तब तक अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।